नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैश बुक क्या होता है, कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक बताया था कि कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं। इन सारी बातों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, इसे हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें कैसे एंट्री करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ यहाँ 1000। उम्मीद करता हूँ कि आप यह लाइक का टारगेट आसानी से अचीव करवा देंगे। और नए यूजर से हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी और आप लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश संबंधित एंट्री होती है कैश बुक में, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में कैश तो एंट्री होगा ही, कैश का एंट्री होगा ही, उसके साथ साथ बैंक का भी एंट्री होगा। क्या, किस चीज़ का? बैंक का, यानी कैश और बैंक ये दोनों का एंट्री होगा डबल कॉलम कैश बुक में। यानी हम लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाएगा इस केस में कि आखिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसे हम लोग कैश बुक में कैसे मेंटेन करेंगे। चूँकि हम लोगों को डबल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगा, इसमें कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन रहेगा ही, इसके साथ ही साथ बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन का भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। यहाँ देखिए, डबल कॉलम कैश बुक क्या कहता है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर 2 columns of amount on each side of कैश बुक। यानी कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम रहता था, कैश का कॉलम, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम रहेगा एक और इसके साथ ही साथ बैंक का कॉलम रहेगा। यानी कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम डेबिट साइड में भी और कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड में भी। वही यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर 2 columns ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज पॉसिबल ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर अफेक्टेड थ्रू बैंक। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्राय ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते रहते हैं, तो उसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले ये तो जान ले कि हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है, बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो हम लोग उसका सही से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अपने कैश बुक में कि अगर कैश डिपॉजिट रहेगा तो फिर कैसे एंट्री करेंगे, चेक इशू होगा तो फिर उसका एंट्री कैसे करेंगे, चेक से कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई एसेट या कुछ भी गुड्स खरीदेंगे तो फिर उसका पोस्टिंग कैसे होगा। ये सारी चीज़ें समझने से पहले हम लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो डबल कॉलम कैश बुक समझाने से पहले मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे बताता हूँ। जैसे इसमें मैं आपको बताऊँगा पे इन स्लिप के बारे में, चेक के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए क्या कहता है यहाँ, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर डिपॉजिटिंग कैश या चेक्स इन द बैंक अकाउंट ए फॉर्म हैज़ टू बी फाइल्ड विच इज कॉल्ड पे इन स्लिप। क्या है? पे इन स्लिप। यानी ये क्या कह रहा है यहाँ कि हम लोग बैंक में कैश या चेक जमा कराने के लिए हम लोग जिस भी फॉर्म का यूज करते हैं वो फॉर्म क्या कहलाता है? पे इन स्लिप। याद रखिएगा नाम, उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं पे इन स्लिप। आप में से बहुत कोई बैंक
गए होगे और पैसा जमा करवाए होगे, तो वो जो फॉर्म जो भरते हैं पैसा जमा करवाने के लिए, वही फॉर्म है पे इन स्लिप, और कुछ नहीं, वही फॉर्म है पे इन स्लिप। और उसी में चेक का भी डिटेल भरा जाता है अगर चेक जमा करवाना रहता है तब। तो पे इन स्लिप वही चीज़ है। और मैं इसे दिखाता हूँ कैसा रहता है पे इन स्लिप। यहाँ देखिए, ये देखिए पे इन स्लिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये है पे इन स्लिप। यहाँ जिस भी खाते में आप अमाउंट जमा करवा रहे हैं उस खाते का नंबर यहाँ पर डालिएगा, फिर वही नंबर यहाँ पर भी इस साइड में भी डालाएगा, राइट साइड में भी। फिर जिस नाम से खाता है वो नाम यहाँ पर लिखिए, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। फिर जितना अमाउंट जमा करवा रहे हैं वो अमाउंट रुपीज़ में लिखिए। फिर अगर चेक है तो चेक का डिटेल इस कॉलम में आप भर सकते हैं। और कैश अगर जमा करवा रहे हैं तो कैश का डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा, कौन सा नोट कितना है ये सब लिखना पड़ेगा, नंबर, और उसके अनुसार से अमाउंट लिखिए और सब टोटल करके अपना साइन कर आप दे दीजिएगा कैशियर को। तो ये होता है प्रोसेस, ये पे इन स्लिप है। और पे इन स्लिप का दो साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड जो है ये काउंटर फोलियो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? काउंटर फोलियो। ये दे दिया जाता है डिपॉजिटर को, ये यहाँ पर साइन कर देगा कैशियर बैंक के सील के सहित, और ये आपको लौटा दिया जाएगा यानी डिपॉजिटर को एज ए रिसिप्ट, कि भाई सबूत है ये कि भाई मैंने पैसा जमा करवाया है बैंक में। तो ये काउंटर फोलियो है। अब मैं वापस से आता हूँ अपने नोट्स पर। देखिए क्या कहता है, इट कंटेन्स ए काउंटर फोलियो ऑल्सो विच इज रिटर्न टू द कस्टमर या डिपॉजिटर विद द सिग्नेचर ऑफ कैशियर एज ए रिसिप्ट। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट वाला साइड काउंटर फोलियो के रूप में, रिसिप्ट के रूप में डिपॉजिटर को लौटा दिया जाएगा कैशियर के द्वारा। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, द बैंक इशूज चेकबुक टू द पार्टी या पर्सन फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर्स। यानी पे इन स्लिप तो मैंने आपको बता दिया, अब जो जिक्र होगा वो होगा चेक के बारे में, चेकबुक और चेक के बारे में। चेकबुक कौन इशू करता है? बैंक। किसे? तो अपने कस्टमर को। किस लिए? तो पेमेंट करने के लिए, ताकि कस्टमर किसी दूसरे को पेमेंट कर सके उस चेक के थ्रू। इन द चेकबुक द पेयर राइट द नेम ऑफ पेई आफ्टर वर्ड पे। यानी चेकबुक में, चेक में जो पेयर रहता है यानी जो मेरा कस्टमर है बैंक का, वो पेई का नाम लिखता है। किसके वर्ड के आगे? पे वर्ड के आगे। यानी पे वर्ड के आगे चेक में उस पार्टी का नाम लिखाता है जिसे पेमेंट किया जाना है, जिसे पेमेंट करना है। जैसे सपोज मैं राम को पेमेंट करूँगा तो चेक के आगे, चेक में जो पे रहेगा, पे के आगे मैं लिखूँगा राम। ठीक है, यहाँ पे के आगे लिखाएगा। जैसे मैं एक चेक दिखाता हूँ आपको और क्लियर होगा बात। यहाँ देखिए ये चेकबुक है, यहाँ देखिए ये पे है, पे के जस्ट आगे जो खाली जगह है इसमें आपको नाम लिखना है उस पार्टी का जिसे पेमेंट करना है आपको। तो ये पे के आगे लिखाएगा, जितना अमाउंट पे करना है वो रुपीज़ में आप लिखिए वर्ड में, और इधर अमाउंट में फिर साइन करना पड़ेगा आपको। डेट यहाँ लिखाएगा, और चेक का जो वैलिडिटी रहता है वो डेट ऑफ ड्रॉन के 3 महीना तक, यानी जिस भी डेट को अगर आप चेक इशू कर रहे हैं तो उसके 3 महीना तक ही जो सामने वाला पार्टी है वो कलेक्ट कर सकता है अमाउंट। 3 महीना के बाद इस चेक का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा आपका। यानी चेक का वैलिडिटी कितना है? 3 मंथ्स फ्रॉम द इशू डेट। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे क्वेश्चन में। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेक्स। क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेक, एक बियरर चेक एंड दूसरा अकाउंट पेई चेक। सुनते होंगे आप बियरर चेक और अकाउंट पेई चेक। आखिर होता क्या है ये
देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है, पहला बियरर चेक और दूसरा अकाउंट पेई चेक। यहाँ देखिए क्या कहता है, बियरर चेक इज पेएबल टू पर्सन हुज नेम आर रिटन ऑन द चेक और बियरर ऑफ चेक। कहने का मतलब क्या, बियरर चेक उससे पेमेंट होगा जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है, जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है, या वो उस चेक का बियरर है, यानी जिसके हाथ में वो चेक है। बियरर का मतलब वही धारक, जैसे रुपया के केस में होता है वैसे ही, यानी बियरर चेक जस्ट लाइक रुपया हो गया, जिसके हाथ में रहेगा वो उसका एज ए रिसीवर हो सकता है। तो ये बियरर चेक हो गया। जनरली जो यूज किया जाता है चेक वो होता है अकाउंट पेई चेक, यानी क्रॉसिंग वाला चेक। यहाँ देखिए क्या कहता है, इन द केस ऑफ अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग द अमाउंट ऑफ चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द चेक। यानी जो अकाउंट पेई चेक होता है वो चेक उसी पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है जिस पर्सन का नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। यानी अगर उस चेक पर नाम लिखा हुआ है श्याम का, तो वह चेक श्याम के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा और दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में नहीं। समझ में आ रहा है, अकाउंट पेई चेक यानी जो केवल अकाउंट में ही जाए, जो चेक भेजे तो अकाउंट में ही डिपॉजिट हो। और इसमें एक और अंतर यह है कि जो बियरर चेक होता है वो काउंटर पर आपको भजाया जा सकता है। यानी अगर बियरर चेक आप लेकर जाइएगा बैंक में, तो वो बैंक वाला आपको कैशियर एज ए काउंटर पर ही आपको पैसा दे देगा। उस चेक के लिए आपको अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा, वो मनी वो काउंटर पर ही भजाया जाता है। लेकिन जो अकाउंट पे ही चेक है वो आपके अकाउंट में जमा होगा पैसा उस चेक का। तो ये दोनों में अंतर है। अकाउंट पे ही चेक ज़्यादा सेफ्टी के लिए है, सुरक्षा के लिए अकाउंट पे ही चेक है। उसमें केवल वही पर्सन को पेमेंट होगा जिस पर्सन का नाम है उस चेक में लिखा हुआ। जबकि जो बियरर चेक होता है वो अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, बियरर चेक में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जिस भी व्यक्ति के पास वो बियरर चेक है वो उसे भजा सकता है। तो ये दोनों में अंतर है, बियरर चेक और अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक में लेफ्ट साइड में 2 क्रॉसिंग देखिएगा आप। कोई भी चेक अगर आप भी इशू करते हैं तो उसमें 2 क्रॉसिंग जब आप करते हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर, तो वो अकाउंट पे ही चेक होता है, वो बियरर चेक नहीं होता है। बियरर चेक में क्रॉसिंग का जरूरत ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है बियरर चेक और अकाउंट पे ही चेक में। अकाउंट पे ही चेक ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए है। अब देखिए इसके बाद टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्या है टॉपिक? क्रॉसिंग ऑफ चेक, यानी चेक का क्रॉसिंग। चेक में कौन कौन से तरह के क्रॉसिंग हो सकते हैं, उस क्रॉसिंग का क्या मतलब होगा, ये देखिएगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक इज ए डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू द ड्रॉई बैंक नॉट टू पे द चेक एट काउंटर ऑफ द बैंक बट टू ए पर्सन हु प्रेजेंट इट थ्रू ए बैंकर। क्रॉसिंग ऑफ चेक कहने का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ऑफ चेक इज ए डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर ऑफ द चेक। ड्रॉवर क्या होता है चेक के केस में? तो जो चेक को लिखता है वो ड्रॉवर कहला गया, यानी जो चेक को लिखा वो ड्रॉवर। जिसके ऊपर लिखा गया, यानी जो चेक होता है वो लिखा जाता है बैंक के ऊपर। इसमें पेयर जो होता है वो असल में बैंक होता है। बैंक पेमेंट करता है किसको? पेई को। किसको? पेई को। तो यहाँ पर ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं चेक में। जो चेक लिखा वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर चेक लिखा गया वो ड्रॉई, यानी चेक के केस में ड्रॉई जो होता है वो हमेशा बैंक होता है। और जो तीसरा पर्सन है वो है पेई, जिससे पेमेंट मिलना है, जिससे पैसा मिलना है उस चेक के थ्रू, तो वो पेई कहलाया। तो ये 3 पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक इज ए डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू द ड्रॉई बैंक। यानी बैंक कौन सा है? बैंक हमेशा ड्रॉई ही होता है चेक के केस में। नॉट टू पे द चेक
एट द काउंटर ऑफ द बैंक, यानी क्रॉसिंग करने से चेक काउंटर पर पेमेंट नहीं होगा। नॉट टू पे चेक एट काउंटर ऑफ द बैंक बट टू ए पर्सन हु प्रेजेंट इट, बट टू ए पर्सन हु प्रेजेंट इट थ्रू ए बैंकर, यानी पेमेंट किससे होगा? कोई पर्सन को जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है, जो पर्सन बैंकर के थ्रू उस चेक को प्रेजेंट करे। यानी सिंपल सी भाषा में अगर क्रॉसिंग कर देगा तो वो बियरर नहीं होगा, वो काउंटर पर पेमेंट नहीं होगा, वो अकाउंट में ही पेमेंट होगा उस चेक का। ए क्रॉस चेक इज नॉट पेएबल एट द काउंटर ऑफ बैंक। वही बात जो मैंने बताया कि क्रॉस चेक जो होगा, चेक जब क्रॉसिंग हो जाएगा चेक में तो वो काउंटर पर पेएबल नहीं होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में है, पहला जनरल क्रॉसिंग, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग, तीसरा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, फिर चौथा है आपका अकाउंट पे क्रॉसिंग या रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ये चार तरह के क्रॉसिंग है। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्रॉसिंग है वो देखिए जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या है कि चेक के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप सिंपल दो पैरेलल लाइन खींच दिए तो हो गया जनरल क्रॉसिंग। यहाँ देखिए व्हेन टू पैरेलल लाइंस इज ड्रॉन एट द कॉर्नर ऑफ चेक इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। यानी जब चेक के कॉर्नर में दो पैरेलल लाइन आप खींच देते हैं तो वो हो जाता है जनरल क्रॉसिंग। इट कैन बी कलेक्टेड बाय एनी बैंकर, इसे कोई भी बैंक कलेक्ट कर सकता है, यानी उस तरह के चेक को हम लोग कोई भी बैंक में जाकर भजा सकते हैं। तो ये हो गया जनरल क्रॉसिंग। लेकिन एक है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? तो यहाँ देखिए क्या करता है कि व्हेन चेक कंटेन्स द नेम ऑफ कलेक्टिंग बैंकर इट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। यानी जब चेक में दो क्रॉसिंग रहेगा ही, साइड में कॉर्नर में दो क्रॉसिंग रहेगा, उस क्रॉसिंग के बीच में अगर कोई बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है मेरा स्पेशल क्रॉसिंग। जैसे अगर दो क्रॉसिंग के बीच में हम लिख देंगे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो वो हो गया मेरा स्पेशल क्रॉसिंग। अब इसका मतलब क्या है? जनरल क्रॉसिंग में तो बैंक का नाम नहीं लिखा गया, केवल दो लाइन लिख दिया गया, खींच दिया गया, तो वो जनरल क्रॉसिंग। लेकिन इसमें स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बैंक का नाम लिख दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो चेक है वो उसी बैंक के थ्रू पेमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम SBI लिख देंगे तो ये चेक SBI के बैंक के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा, भजाया जाएगा। और अगर हम उस चेक को दूसरे बैंक में अगर हम पेमेंट के लिए प्रस्तुत करेंगे तो वो चेक मेरा नहीं क्लियर होगा। ये इसका मतलब होता है स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब। जैसे इलाहाबाद बैंक लिख दिया गया तो वो इलाहाबाद बैंक के थ्रू ही हम उसे भजा सकते हैं। तो ये है स्पेशल क्रॉसिंग। ये देखिए क्या कहता है, इट कैन बी कलेक्टेड ओनली बाय दैट बैंक विच नेम इज रिटन ऑन क्रॉसिंग। ये केवल उसी बैंक के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा जिसका नाम उस चेक के क्रॉसिंग पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉसिंग कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये दो पैरेलल लाइन लिख दिया गया, खींच दिया गया, तो ये जनरल क्रॉसिंग। यहाँ देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम यहाँ पर कोई बैंक का नाम लिख देगा तो ये हो जाएगा स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। अब इसके बाद जो है तीसरा मेरा वो है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तीसरा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है? तो ए चेक क्रॉस्ड जनरली बियर्स द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। यानी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में चेक के कॉर्नर पर हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग लिखते हैं नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल यानी वो बाद में नेगोशिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नेगोशिएबल नहीं होगा। अब नेगोशिएशन क्या होता है इसकी जानकारी आप आगे के क्लासों में आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो इसे मैं आगे बढ़ता हूँ। और चौथा जो क्रॉसिंग है वो जनरल है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। क्या है? अकाउंट पेई क्रॉसिंग या रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी इसको कहते हैं। ये देखिए क्या कहता है, द चेक
मस्ट कंटेन द वर्ड अकाउंट पेई और अकाउंट पेई ओनली। चेक मे बी जनरली और स्पेशली क्रॉस्ड, यानी अकाउंट पेई चेक के केस में दो पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग लिख देते हैं अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली, ये लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि केवल ये अकाउंट जो भी पेई है उसके अकाउंट में ही जमा होगा ये अमाउंट चेक का। तो ये अकाउंट पेई चेक हो गया, अकाउंट पेई क्रॉसिंग, अकाउंट पेई चेक। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया चेक के बारे में। क्या बताया मैंने आपको? बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पे इन स्लिप यानी पैसा जमा करने वाला या चेक जमा करने वाला फॉर्म जो बैंकों में होता है वो पे इन स्लिप, और दूसरा चेक। ये दो चीज़ें मैं आपको बताया जो कि आगे काम पड़ेगा डबल कॉलम कैशबुक जब मैं आपको समझाऊंगा तुरंत बाद। तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब चेक किसी के ऊपर पेमेंट किया जाता है चेक के थ्रू तो फिर उसका कैसे होता है कैशबुक में एंट्री। किसी से हमें चेक मिले, कोई डेटर्स है मेरा, उससे अगर हमको चेक मिलेगा तो फिर उसका कैसे पोस्टिंग करेगा, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, चेक क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होता है, ये तमाम तरह की बातें मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। क्या है? डबल कॉलम कैशबुक। उससे मैं आप बताने जा रहा हूँ कि डबल कॉलम कैशबुक क्या होता है और डबल कॉलम कैशबुक हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि डबल कॉलम कैशबुक या सिंपल कैशबुक ही अगर आप लोग ये पढ़ाई वढ़ाई करके अगर आपको कहीं जॉब लगता है, अगर आप कहीं एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हैं तो उस केस में आपको वहाँ का वो कंपनी आपको बोलेगा क्या कि कैशबुक मेंटेन करिए, डबल कॉलम कैशबुक मेंटेन करिए। तो उस केस में आप लोग कैसे मेंटेन करिएगा? अगर बिना इसे पढ़े हुए कैसे मेंटेन कर सकते? नहीं ना। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसी टॉपिक को आप समझ कर ही वहाँ असली जीवन में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैशबुक को मेंटेन कर सकते हैं, अगर यहाँ अच्छे तरीके से समझे रहिएगा तब। तो चलिए चलते हैं डबल कॉलम कैशबुक को शुरुआत करने। तो इससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये देखिए डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। जैसे सिंगल कॉलम कैशबुक का जो फॉर्मेट था उसमें केवल एक कॉलम था कैश का, ये कैश का कॉलम था उसमें। लेकिन डबल कॉलम कैशबुक में कैश तो रहेगा ही, उसके अलावा एक और मेरा कॉलम ऐड हो जाएगा बैंक का कॉलम, डेबिट साइड में भी और दूसरा क्रेडिट साइड में भी बैंक का कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट। पहला डेट कॉलम, दूसरा रिसिप्ट का कॉलम, तीसरा लेजर फॉलियो का कॉलम, चौथा कैश का कॉलम, पांचवा बैंक का कॉलम, फिर छठा डेट का कॉलम, सातवां पेमेंट्स का कॉलम, आठवां लेजर फॉलियो का कॉलम, नौवां कैश का कॉलम, दसवां बैंक का कॉलम, और लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। ये है कैशबुक का, डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट। जैसा हम लोग सिंगल कॉलम का बनाते थे वैसा ही है, इसमें केवल बैंक का कॉलम एक और ऐड हो गया है, दोनों तरफ डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। अब चलते हैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा डबल कॉलम कैशबुक को अच्छी तरह से समझने। उसी इलस्ट्रेशन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डबल कॉलम कैशबुक मेंटेन करते हैं, कैसे कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग कैशबुक में मेंटेन करते हैं, और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग कैशबुक में कैसे मेंटेन करते हैं डबल कॉलम कैशबुक में। तो देखिए मैं एक इलस्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ, उसे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक का टारगेट मैंने रखा है 1000, और इसे अचीव करवाइए आप लोग। तो यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए बना कर रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 1, आज जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि डबल कॉलम कैशबुक के लिए है। यहाँ देखिए यह है डबल कॉलम कैशबुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये देखिए बोल क्या रहा है, प्रिपेयर
डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ देखिए डेट है दिए हुए सितंबर का है, डिटेल्स में है बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, परचेज, सेल ऑफ गुड्स, ये सब अमाउंट दिए हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसा हम लोग सिंगल कॉलम के लिए करते थे वैसा ही करना है। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उससे भी हम लोग मेंटेन करना है कैश बुक में। बैंकिंग वाला जो ट्रांजेक्शन होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम में, और जो कैश से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में, कैश बुक के कैश कॉलम में। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है सितंबर 1 बैंक बैलेंस 45,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे कैश बुक में, बैलेंस ब्राउट डाउन, डेबिट साइड में लिखेगा बैलेंस ब्राउट डाउन कितना, 45,000 रुपये से सितंबर 1 को। तो चलिए लिखते हैं डेबिट साइड के डेबिट कैश बुक के डेबिट साइड में कौन सा डेट में, तो डेट है सितंबर 1, सितंबर 1। तो ये हो गया। ये क्या है, बैलेंस है, बैलेंस ब्राउट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। तो बैलेंस ब्राउट डाउन किसका बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, कैश का बैलेंस नहीं, बैंक का बैलेंस है कितना, 45,000। तो हम लोग कैश बुक के बैंक कॉलम में 45,000 डालेंगे। देखिए बैंक कॉलम में मैंने डाल दिया है 45,000। उसी तरह से ओपनिंग कैश बैलेंस भी है सितंबर 1 को ही, तो डेट मैं लिख देता हूँ सितंबर 1, और कैश बैलेंस है तो वह भी हो जाएगा बैलेंस ब्राउट डाउन कैश कॉलम में। कैश कॉलम में कितना, 20,000, कैश कॉलम में 20,000। ये जो मैं दो एंट्री आपको कर रहा हूँ ये आप एक में भी कर सकते हैं, ये आप इसको हटा भी सकते हैं और यहाँ पर ही कैश में लिख सकते हैं 20,000, ये भी गलत नहीं होगा, वो भी गलत नहीं है, दोनों सेम है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये सितंबर 1 को बैलेंस ब्राउट डाउन हो गया, कैश में 20,000 और बैंक में 45,000, यानी कैश बैलेंस 20,000 और बैंक बैलेंस 45,000। इसके बाद देखिए क्या है ट्रांजेक्शन, सितंबर 4, सितंबर 4 को है परचेज गुड्स बाई चेक 15,000, परचेज गुड्स बाई चेक 15,000, यानी चेक के थ्रू परचेज किया गया 15,000 रुपया, यानी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ये चेक। तो हम लोग कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखेंगे 15,000। ये क्या है, पेमेंट है, गुड्स मैंने परचेज किया तो पेमेंट हो गया। इसका वैसे एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ देखिए कैश बुक में हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, डेट हो जाएगा सितंबर 4, और यहाँ पेमेंट में हम लोग लिख देते हैं परचेज, क्या लिख देते हैं, परचेज, परचेज। बैंक कॉलम में मैं लिख देता हूँ कितना, 15,000 रुपया। अब इसके बाद जो है वो है सितंबर 8 को सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश 7,000 रुपये। इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कैश के थ्रू सेल्स हुआ, यानी कैश सेल्स हुआ। तो हम लोग कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेट हो जाएगा सितंबर 8, और यहाँ पर हम लिखते हैं रिसिप्ट साइड में सेल्स, और कैश कॉलम में लिखेंगे 7,000, कैश कॉलम में, चूंकि ये कैश सेल्स है, इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसलिए हम लोग कैश बुक के डेबिट कॉलम में लिखे कैश कॉलम में 7,000। अब इसके बाद है सितंबर 13 को, सितंबर 13 को परचेज मशीनरी बाई चेक, मशीनरी खरीदा गया चेक के थ्रू 6,000 रुपया। तो यहाँ पर ये पेमेंट है, तो ये इसलिए हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेट हो जाएगा सितंबर 13, सितंबर 13,
पेमेंट में हम लोग लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी और अमाउंट हो जाएगा 6,000 रुपया। बैंक कॉलम में, चूँकि ये चेक के थ्रू पेमेंट है, चेक के थ्रू पेमेंट रहेगा तो बैंक कॉलम में ही हम लोग लिखेंगे। इसके बाद है सितंबर 16 को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, माल बेचा गया और चेक रिसीव हुआ 2,000 रुपये का, तो हम लोग डेबिट कॉलम लिखेंगे कैश बुक के, डेबिट कॉलम में, बैंक कॉलम, बैंक के कॉलम में। डेट हो जाएगा सितंबर 16, सेल्स बैंक के कॉलम में 2,000 रुपया। इसके बाद जो है वो है सितंबर 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित इन कैश, गुड्स परचेज किया गया मोहित से कैश में 15,500 रुपये का, तो हम लोग पेमेंट साइड में लिखते हैं। डेट हो जाएगा सितंबर 17, पेमेंट में हम लोग लिख देते हैं परचेज, और बैंक कॉलम में हम लोग, अच्छा कैश में है इन कैश, तो कैश कॉलम में हम लोग लिख देते हैं 15,500, कैश कॉलम में 15,500। इसके बाद देखिए सितंबर 20 को है परचेज स्टेशनरी बाई चेक 1,000 रुपये का, तो ये पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं। डेट सितंबर 20, स्टेशनरी और चेक के थ्रू पेमेंट है, तो हम लोग बैंक के कॉलम में लिखेंगे 1,000 रुपया। इसके बाद जो है वो है सितंबर 24 को चेक गिवन टू रमेश 1,000 रुपया, तो ये पेमेंट है, तो डेट लिखते हैं सितंबर 24, किसे दिया गया चेक, रमेश को, तो रमेश को, रमेश का नाम लिखे यहाँ पर, बैंक के कॉलम में लिखे कितना रुपया, 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपये का चेक दिया गया रमेश को। इसके बाद देखिए सितंबर 24 के बाद है सितंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, सितंबर 27 वाला, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 8,000 रुपये का। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का वैसे जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री क्या होगा, बता दिए। अब मैं बताता हूँ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चूँकि यहाँ पर बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया, और बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हम लोग कैश को डेबिट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ देखिए जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो यहाँ पर ये रिसिप्ट का नेचर हो गया, तो हम लोग कैश बुक में रिसिप्ट साइड में, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में हम लोग बैंक लिखकर हम लोग कैश कॉलम में उतना अमाउंट लिख देंगे, चूँकि ये रिसिप्ट है, और सेम अमाउंट पेमेंट साइड में हम लोग बैंक कॉलम में लिख देंगे, यानी रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में लिखेगा उतना अमाउंट, और पेमेंट साइड में बैंक के कॉलम में उतना अमाउंट लिखेगा, यानी इसमें रिसिप्ट भी हुआ और पेमेंट भी हुआ, रिसिप्ट हुआ कैश का और पेमेंट हुआ बैंक से। तो इसका एंट्री ध्यान से देखिए, रिसिप्ट साइड में मैं डेट डालता हूँ, डेट है सितंबर 27, यहाँ हम लोग बैंक लिखेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग कैश में एंट्री कर रहे हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, कैश का रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट है ये, तो हम लोग कैश के कॉलम में डालेंगे 8,000 रुपया, और सेम अमाउंट सेम डेट में हम लोग क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट के साइड में लिखेगा कैश बोलकर, बैंक के कॉलम में सेम अमाउंट लिख देगा। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन कहलाता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन यानी वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, यानी एक अकाउंट कैश हो और दूसरा अकाउंट बैंक हो। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश विड्रॉवल या कैश
पेमेंट, कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट, ये दोनों ट्रांजैक्शन कहलाता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन होता है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, ये भी कॉन्ट्रा होता है। तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में हम लोग एक चीज़ और करेंगे, ये जो एलएफ में है और इधर भी एलएफ है, वहाँ पर हम लोग सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सी। सी कहने का मतलब कॉन्ट्रा, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे अच्छे से कॉन्ट्रा क्या होता है। अब देखिए इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है सितंबर 30 को रेंट पेड बाय चेक 3000 रुपया। तो ये पेमेंट है, तो हम लोग डेट लिखते हैं, डेट सितंबर 30, और रेंट है तो रेंट, चेक के थ्रू पेमेंट है इसलिए बैंक के कॉलम लिखेंगे 3000 रुपया। अब इसके अलावा सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड 5000 रुपया। सैलरी पेड कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहने का मतलब कैश में हुआ होगा। अगर यहाँ चेक के थ्रू रहता तो यहाँ बताया जाता। तो ये 5000 रुपया है, तो पेमेंट साइड में डेट वही हो जाएगा सितंबर 30 और सैलरी अकाउंट, कैश कॉलम में 5000 रुपया। ये हो गया मेरा सारा ट्रांजैक्शन का कैश बुक में एंट्री। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए? इसके बाद हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। कैश बुक को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं कि महीना के अंत में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना बचा, बैंक में कितना अमाउंट बचा हुआ है और कैश कितना है बिजनेस के पास। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं जो भी रिसिप्ट साइड है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें से हम लोग घटाते हैं सारा पेमेंट, तो ऑटोमेटिक जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो बैलेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालते हैं। कैश में जितना भी रिसिप्ट है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने जोड़ लिया 20 7 27 और 8 35,000, और सेम अमाउंट यहाँ हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में 35,000, और 35,000 में से हम लोग घटाते हैं कैश पेमेंट जो हुआ वो, यानी 35,000 में से हम लोग घटाएंगे ये जो 15,500 है ये, इसके बाद 5,000 ये, इसे घटा दिए तो ये बचा 14,500। ये मेरा हुआ बैलेंस, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन। डेट वही हो जाएगा सितंबर 30। और सेम तरीका से मैं बैंक का भी बैलेंस निकालता हूँ। तो बैंक का रिसिप्ट जोड़ लेता हूँ, और सेम अमाउंट लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में, और इसके बाद टोटल में से मैं सारा पेमेंट घटा देता हूँ। तो ये आ गया 13,000 रुपया। तो बैंक बैलेंस हो गया 13,000 रुपया और कैश बैलेंस हो गया 14,500। इसी को मैं अगले महीना के 1 तारीख को यानी अक्टूबर 1 को मैं लिख देता हूँ बैलेंस ब्राउट डाउन। कितना रुपया? कैश कॉलम में 14,500 ये अमाउंट, और बैंक कॉलम में 13,000 ये अमाउंट। तो ये हो गया मेरा कैश बुक। कैश बुक इस तरह से हम लोग बना लिए, डबल कॉलम कैश बुक बना लिए। अब इसके बाद इस कैश बुक से हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो जरा सा देख लेते हैं कि इस कैश बुक से हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो हम लेजर बनाएंगे, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसमें पोस्टिंग करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले सेल्स, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सेल्स अकाउंट। यहाँ देखिए सेल्स डेबिट साइड में है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेट हो जाएगा यही सितंबर 8, और पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखे क्या? यहाँ देखिए सेल्स जो है वो कैश सेल्स है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में उसमें हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट।
चूँकि कैश सेल्स है तो यहाँ पार्टिकुलर्स में लिखता हूँ मैं बाई कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा वही 7,000 रुपये। अब इसके बाद सेल्स है और सेल्स ही है सितंबर 16 को, लेकिन ये बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू सेल्स है तो सितंबर 16 हो जाएगा डेट। सितंबर 16 बाई बैंक, चूँकि बैंक के थ्रू ये सेल हुआ है, चेक के थ्रू। अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपये। इसके बाद सेल्स है और कहीं नहीं, तो ये सेल्स का हो गया। अब इसके बाद चलिए बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट देखिए यहाँ कैशबुक के क्रेडिट साइड में है तो हम लोग परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। कितना है? 15,000 रुपया बैंक के थ्रू। डेट है सितंबर 4, तो यहाँ डेबिट साइड में सितंबर 4, पार्टिकुलर्स में टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में 15,000। अब इसके बाद देखिए परचेज है और परचेज यहाँ सितंबर 17 को कैश परचेज है तो डेट में हो जाएगा सितंबर 17 और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अमाउंट में हो जाएगा 15,500, 15,500। अब इसके बाद देखिए और परचेज है नहीं, तो ये परचेज हो गया। अब चलते बनाने मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में है कैशबुक के, तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे सितंबर 13 को। सितंबर 13 को डेबिट साइड में लिखेंगे टू, यहाँ देख लेते हैं मशीनरी बैंक के थ्रू है, चेक के थ्रू, तो 6,000 रुपये हम लोग टू बैंक अकाउंट करके पोस्टिंग करेंगे। अब इसके बाद और है मशीनरी नहीं, इसके बाद है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का भी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी यहाँ पर बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, परचेज हुआ है सितंबर 20 को। सितंबर 20 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 1,000 रुपये। तो ये हो गया स्टेशनरी अकाउंट। इसके बाद है रमेश अकाउंट, तो रमेश का अकाउंट बना देता हूँ, रमेश अकाउंट। इसमें पोस्टिंग कैसे होगा? डेबिट साइड में, चूँकि यहाँ पर कैशबुक के क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में डेट हो जाएगा सितंबर 24 और कैश के थ्रू है या बैंक के थ्रू देख लेते हैं, बैंक के थ्रू है तो हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा रमेश का 1,000 रुपये। अब इसके बाद जो है वो है रेंट अकाउंट बना लेते हैं। रेंट अकाउंट पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में, बैंक के थ्रू है पेमेंट 3,000 रुपये सितंबर 30 को, तो सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 3,000 रुपये। इसके बाद जो है वो है सैलरी अकाउंट बनाना है। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, डेट हो जाएगा सितंबर 30 टू कैश अकाउंट, चूँकि कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है सैलरी 5,000 रुपये। अब इसके बाद जो दो अकाउंट है देखते हैं और कोई अकाउंट है,
सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रमेश हो गया, स्टेशनरी हो गया, परचेज हो गया, मशीनरी, सेल्स, बैलेंस। चलिए ये पूरा हो गया पोस्टिंग लेजर में। तो कैश बुक कैसे बनाया जाता है डबल कॉलम वाला, और कैश बुक से हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते, ये मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, यानी कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जो कैश बुक होगा वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जस्ट आगे वाला वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।